हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओलरीकल्चर टॉपिक के अंतर्गत एक क्रॉप पढ़ेंगे जिसका नाम है रेडिस। मूली आप सभी जानते हैं कितनी इम्पोर्टेंट क्रॉप है, क्योंकि मूली खाने से कब्ज की समस्या समाप्त होती है तथा यूरिन पास आउट होने में भी काफ़ी आसानी रहती है। तो मूली की खेती किस प्रकार करनी है और मूली से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी आज हम हमको इस फसल में देंगे। रेडिश इज पॉपुलर इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट कंट्रीज। मतलब मूली उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों देशों में लोकप्रिय है। मतलब जिस देश में टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पे भी मूली की खेती हो जाती है, और जहाँ पे तापमान अधिक रहता है वहाँ पे भी मूली का कल्टीवेशन खेती आसानी से की जा सकती है। इन इंडिया वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड आसाम आर द मेजर ग्रोइंग स्टेट्स। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और आसाम प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इन राज्यों में मूली की खेती काफ़ी अच्छे क्षेत्रफल पे, बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है। बीइंग ए क्विक ग्रोइंग क्रॉप, it is easily grown as a companion crop or intercrop between the rows of other vegetables। तेजी से बढ़ने वाली फसल होने के कारण इसे आसानी से एक साथी फसल के रूप में या अन्य सब्जियों के साथ पंक्तियों के बीच में अंतर फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है, जिससे हमें एक कोई जो मेन क्रॉप है मेरी, उस क्रॉप के साथ अगर इसको उगाते हैं तो इससे हमें फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। द रेडिश लीव्स आर रिच इन मिनरल विटामिन ए एंड विटामिन सी। मूली के पत्ते खनिज, विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। अगर हम मूली की हरी पत्तियां नमक के साथ मिला के भी खा सकते हैं, कच्ची मूली को भी खा सकते हैं, लेकिन इसके पत्तियां जो होती हैं वो मिनरल्स और विटामिन्स इससे काफ़ी रिच होती हैं। रेडिश हैज़ कूलिंग इफेक्ट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। मूली में शीतलन प्रभाव होता है और कब्ज को रोकता है। इससे मूली खाने से पेट भी साफ रहता है, जिससे कब्ज की समस्या नहीं आती है। द टॉप्स, लीव्स एंड रूट्स आर यूज्ड एज सलाद और कुक्ड एज वेजिटेबल्स इन वेरियस वे। ऊपर की पत्तियां और जड़ों को सलाद के रूप में या विभिन्न तरीकों से सब्जी के रूप में पकाया जाता है। ऊपर की पत्तियों से मतलब ये है कि जो सॉफ्ट लीव्स हैं, जो कोमल पत्तियां हैं, उनको हम खा सकते हैं सलाद के रूप में, और जड़ को भी सलाद के रूप में पका सकते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ रेडिश इज मॉडिफाइड रूट। मूली का जो खाने योग्य भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मूली का खाने योग्य भाग क्या है, तो आंसर होगा रूपांतरित जड़ या मॉडिफाइड रूट्स। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बॉटनी में कि रेडिश जो है वो मॉडिफाइड रूट है, लेकिन किस प्रकार की है, तो उसको बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म रूट है। मतलब हिंदी, अगर शुद्ध हिंदी की बात करें तो इसको कहते हैं तर्क रूप है, जो प्राथमिक जड़ और हाइपोकोटाइल दोनों से विकसित होती है। रेड कलर्ड रूट्स आर आल्सो फाउंड विच आर हायर इन एस्कॉर्बिक एसिड। आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि मूली, या देखा होगा मूली सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन नहीं बच्चों, मूली जो है वो रेड कलर की भी होती है। लाल रंग की जड़ें भी पाई जाती हैं जिनमें एस्कॉर्बिक एसिड अधिक होता है। अगर बात करते हैं रेड रेडिश और वाइट रेडिश की, तो रेड कलर की जो रेडिश होती है उसमें एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है। द पंजेंसी इन रेडिश इज ड्यू टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूली में तीखापन किसके कारण होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वोलेटाइल आइसोथायोसाइनेट्स के कारण। मूली में तीखापन वाष्पशील आइसोथायोसाइनेट की उपस्थिति के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेड कलर इज ड्यू टू एंथोसाइनिन पिगमेंट। लाल रंग एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मूली में लाल रंग जो होता है वो किस कारण होता है, तो मूली में जो लाल रंग होगा वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आइसोथायोसाइनेट, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंटर लेवल तक का है।
अब ये भी पूछ सकता है कि ये कैसा होता है, तो ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मीन्स वाष्पशील होता है। ठीक, बात करते हैं क्लाइमेट की, जलवायु की, कि मूली को कैसी जलवायु चाहिए। रेडिश इज एसेंशियली ए कूल सीजन क्रॉप। मूली मूल रूप से ठंडे मौसम की फसल है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेस्ट फ्लेवर, टेक्सचर, रूट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर्वोत्तम स्वाद, बनावट, जड़ वृद्धि और विकास के लिए इष्टतम तापमान कितना होना चाहिए, वो कौन सा सुटेबल टेम्परेचर होगा जिस पे मूली अच्छी तरह से उसकी बनावट होगी, स्वाद होगा और जड़ की वृद्धि अच्छी होगी, तो वो टेम्परेचर होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। द एशियन टाइप रेडिश आर टॉलरेंट टू हायर टेम्परेचर देन यूरोपियन वेराइटीज़। एशियाई प्रकार की मूली यूरोपीय किस्मों की तुलना में उच्च तापमान के प्रति सहनशील होती है। अब बात ये ध्यान देने वाली है कि मूली कितने प्रकार की होती है। मूली दो प्रकार की होती है, एक एशियाई किस्में होती हैं, एशियन वेराइटीज़, और एक यूरोपियन किस्में होती हैं, यूरोपियन वेराइटीज़। इन दोनों की बात कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। एशियाटिक टाइप रेडिश आर टॉलरेंट टू हायर टेम्परेचर। जो एशियाई किस्में हैं वो अधिक तापमान को बर्दाश्त कर लेती हैं देन यूरोपियन वेराइटीज़, अगर हम उसकी तुलना यूरोपीय किस्मों से करते हैं तो। The short days, that is 9 hours, favor the production of large roots than long days, that is 15 hours, or neutral days, that is 10.5 hours. छोटे दिन यानी 9 घंटे, लंबे दिन यानी 15 घंटे, या उदासीन या तटस्थ दिन यानी 10.5 10.5 आवर्स की तुलना में बड़ी जड़ों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होते हैं। मतलब क्या हुआ, शॉर्ट डेज फेवर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज रूट्स। अगर दिन छोटे हैं, मतलब ठंडी का मौसम है, तो ऐसे मौसम में जड़ों की वृद्धि ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम इसकी तुलना करते हैं बड़े दिनों से, मतलब लॉन्ग डेज, जो दिन का समय है वो 15 घंटे अगर होता है, तो उसमें मूली की ग्रोथ है उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी शॉर्ट डे में होती है। लॉन्ग डेज कपल्ड विद हायर टेम्परेचर रिजल्ट्स इन बोल्टिंग बिफोर अटेनिंग मार्केटेबल रूट्स। लंबे दिनों के साथ उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप विपणन योग्य जड़ें प्राप्त करने से पहले बोल्टिंग हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दिन लंबे होंगे, तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और मूली में फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगी, बोल्टिंग की समस्या जल्दी आ जाएगी, जिससे मूली हमारी मार्केट में अच्छे दाम पे नहीं बिकेगी। द मोस्ट कल्टीवर्स, द रूट्स कैन टॉलरेट हायर टेम्परेचर बट रूट्स डेवलप पंजेंसी अंडर हॉट वेदर। क्या कह रहा है ये, अधिकांश किस्मों में जड़ें उच्च तापमान को सहन कर सकती हैं, लेकिन गर्म मौसम में जड़ों में तीखापन आ जाता है। अगर विंटर सीजन होगा तो रूट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, अगर वार्म सीजन होगा तो रूट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, ना उसका टेस्ट, ना फ्लेवर, स्वाद भी उतना अच्छा नहीं आएगा। इट शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन रूट्स आर स्मॉल एंड टेंडर ड्यूरिंग हॉट पीरियड। अब ऐसी दशा में करते क्या हैं, इसको तभी उखाड़ लेते हैं, इसकी कटाई या पुल डाउन तभी कर लेना चाहिए जब गर्म अवधि के दौरान जड़ें छोटी और कोमल हों। मतलब इसकी अर्ली हार्वेस्टिंग कर लेंगे, अर्ली इसको पुल डाउन कर लेंगे, उखाड़ लेंगे, कि जिससे जब तक उस टेम्परेचर का प्रभाव उस पर पड़े, मूली हमारी कड़वी हो, उसके पहले ही हम उसका यूज़ कर लेंगे। ओरिजिन, बात करते हैं कि मूली का उत्पत्ति स्थान क्या है। रेडिश इज ओरिजिनेटेड इन यूरोप एंड एशिया। मूली की उत्पत्ति स्थान जो है वो यूरोप और एशिया में हुई है। इट इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेफनेस रेफनिस्ट्रम। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति रेफनेस रेफनिस्ट्रम के द्वारा हुई है, जो यूरोप में व्यापक रूप से एक खरपतवार फसल के रूप में पाई जाती है। अब क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि मूली की उत्पत्ति स्थान क्या है, तो पहली चीज़ तो इसका मूली का उत्पत्ति स्थान एशिया और यूरोप आ जाएगा, ये इसका उत्पत्ति स्थान है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मूली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मूली की उत्पत्ति जो हुई है वो एक वीड के द्वारा हुई है, खरपतवार के द्वारा हुई है, जो खरपतवार यूरोप में पाया जाता है।
और उस खरपतवार का नाम है रैफनिस्ट्रम। ये वाइल्ड रूप में पाया जाता है, जंगली रूप में पाया जाता है। उत्पत्ति स्थान के बारे में आपको पता भी होगा कि जहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, वही उसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। अर्थात यूरोप में कई तरीके की मूली से मिलती जुलती ही प्रजातियां पाई जाती हैं, इस कारण से इसको यूरोप और एशिया इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब हम इसकी बॉटनी की बात करते हैं। रेडिश इज एन एनुअल और बाइनियल क्रॉप डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। मूली एक वर्षीय या द्विवर्षीय फसल है जो उसके उद्देश्य पर निर्भर करती है। अर्थात मूली को एनुअल में भी काउंट करते हैं और बाइनियल में भी काउंट करते हैं। अगर हम मूली को खाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं एडिबल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मूली एक वर्षीय है। अगर हम सीड प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तब मूली जो है बाइनियल क्रॉप हो जाएगी, द्विवर्षीय फसल हो जाएगी। इन्फ्लोरोसेंस इज ऑफ रेसिमोस टाइप विद व्हाइट फ्लावर्स। क्वेश्चन पूछेगा मूली में किस प्रकार का इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा मूली में रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरोसेंस पाया जाता है, या हिंदी में कहेंगे असीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है। मूली के फ्लावर किस कलर के होते हैं, तो मूली के फ्लावर व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट फ्लावर्स पाए जाते हैं। फ्रूट सिलिकुआ, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मूली में जो फल होता है वो क्या कहलाता है, तो मूली का फल सिलिकुआ कहलाता है। ये दोनों पॉइंट जो ये बातें बॉटनी की हो गई। सीड आर येलोइश व्हेन मैच्योर। बीज जब इसका परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तब ये येलोइश कलर का होता है, ये पीले रंग का होता है। एंड टर्न रेडिश ब्राउन, और जो वो पीला रंग है हल्का लाल भूरे रंग का हो जाता है विद एज, जैसे जैसे वो बाद में परिपक्व हो जाते हैं। रेडिश इज क्रॉस पॉलिनेटेड ड्यू टू सैप्रोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। मूली सैप्रोफिटिक एवं स्व असंगता के कारण पर परागित होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है मूली में पॉलिनेशन कैसे होता है, तो आपका आंसर होगा मूली जो है एक परपरागित फसल है। और अगर हायर स्टैंडर्ड में कहीं पूछ लेगा तो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी इसमें पाई जाती है, जिसके कारण ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। आपस में सेल्फ परागण नहीं हो पाता है, इसलिए स्वपरागण नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें इनकम्पेटेबिलिटी पाई जाती है, स्वपरागण नहीं होता है। पॉलिनेशन इज बाय हनी बी एंड फ्लाइज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूली में परागण किसके द्वारा होता है, तो मूली में परागण मधुमक्खियों द्वारा और मक्खियों द्वारा होता है। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज मेंटेन्ड अप टू 4 days आफ्टर एंथेसिस। अब ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, ये पॉइंट, क्योंकि स्टिग्मा जो है ये फीमेल पार्ट है। इसमें जब पॉलन आएगा स्टिग्मा के ऊपर तो कितने समय तक स्टिग्मा पॉलन को ग्रहण कर सकती है, इज मेंटेन्ड अप टू 4 days आफ्टर एंथेसिस। अब बात ये आती है एंथेसिस क्या बला होती है। एंथेसिस फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द फ्लावर प्रोसेस इज नोन एंथेसिस। मतलब जब खेत में मूली का अगर खेत है उसमें हमारे फूल खिलना शुरू हो गए तो फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, जब पहली ओपनिंग होगी फूल की तो उस प्रोसेस को कहते हैं एंथेसिस। और एंथेसिस के बाद फूल खिल गया, मेल पार्ट आ गया, फीमेल पार्ट आ गया, तो मेल पार्ट से परागकण निकले, पॉलन निकले, और फीमेल पार्ट जो हमारा स्टिग्मा है इसके ऊपर वो परागकण आ गए। तो कितने दिन तक स्टिग्मा सुटेबल रहेगी पॉलन को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, तो 4 days 4 दिन तक एक स्टिग्मा की क्रियाशीलता रिसेप्टिबिलिटी बनी रहेगी परागकण को ग्रहण करने के लिए। अब बात करते हैं सॉइल की। रेडिश कैन बी ग्रोन ऑन ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स बट इट थ्राइव्स बेस्ट अंडर वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल। मतलब क्या हुआ, रेडिश कैन बी ग्रोन, मूली को उगा सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ सॉइल, सभी प्रकार की मिट्टियों में उसको उगाया जा सकता है, लेकिन इट थ्राइव्स बेस्ट अंडर वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल। लेकिन ये अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से पनपती है, अच्छी तरीके से उसकी ग्रोथ होती है। हैवी सॉइल प्रोड्यूस मिसशेपेंड रूट्स।
अगर मिट्टी भारी होगी तो जड़ें जो हैं वो बाइफरकेट हो जाएंगी, गलत तरीके की मोटी पतली एबनॉर्मेलिटी उसमें रहेगी। द ऑप्टिमम सॉइल पीएच रेंज इज 5.5 टू 7.0। इष्टतम मिट्टी का पीएच अंतराल 5.5 से 7.0 होता है। तो मूली की खेती के लिए जो पीएच मान होगा वो 5.5 से 7 होगा। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर की बात करते हैं, फर्टिलाइजर की बात करते हैं, खाद उर्वरक की। FYM 250 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर देना है। नाइट्रोजन 100 kg पर हेक्टेयर इन 2 स्प्लिट्स। नाइट्रोजन जो है इसको 2 भागों में दिया जाता है, हाफ एट सोइंग एंड रेस्ट बाय टॉप ड्रेसिंग। ठीक, नाइट्रोजन की जो 100 किलोग्राम मात्रा देनी है, इसमें से आधी मात्रा हम बुआई के समय दे देंगे तथा रेस्ट जो हाफ आधी मात्रा बचेगी वो टॉप ड्रेसिंग के थ्रू देंगे। P2O5 फास्फोरस इसमें 65 किलोग्राम पर हेक्टेयर देंगे और K2O 100 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग, सीड्स आर यूजुअली सोन ऑन रिजेज टू फैसिलिटेट गुड रूट प्रोडक्शन। अच्छे जड़ उत्पादन की सुविधा के लिए बीज आमतौर पर मेड़ों पर बोए जाते हैं। अगर हमें अच्छा जड़ उत्पादन लेना है जिससे हमारी रूट्स हेल्दी रहे तो प्लेन सरफेस के अलावा, प्लेन सरफेस पे कल्टीवेशन करने के अलावा अगर हम मेड़ पे बोलते हैं, रिजेस पे सोइंग करते हैं तो उससे उत्पादन में वृद्धि होती है। अब मेड़ से दूरी कितनी रखेंगे? रिज टू रिज, मेड़ से मेड़ की जो दूरी रखेंगे वो 30 से 40 सेंटीमीटर रखेंगे, 30 टू 40 सेंटीमीटर। एंड प्लांट टू प्लांट, पौध से पौध की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखेंगे। डेप्थ ऑफ सीड, बीज की गहराई 2.0 से 2.5 सेंटीमीटर रखेंगे। एंड हाइट ऑफ रिज, मेड़ की ऊंचाई कितनी रखेंगे? ये 25 सेंटीमीटर रखेंगे, 25 सेंटीमीटर। सीड रेट, बीज दर, फिगर से भी क्लियर हो रहा है, मूली भी रख दी गई है, साथ में इसका सीड देखिए, अभी मैंने बताया था रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो वो रेडिश ब्राउन कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एशियन वेराइटीज़, अभी इसका डिस्कस हो चुका है कि 2 प्रकार की वेराइटी होती हैं, एशियन और यूरोपियन। तो एशियन वेराइटी जो होती हैं, एशियाटिक वेराइटीज़, इसका सीड रेट 10 kg पर हेक्टेयर है, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और जो यूरोपियन वेराइटीज़ हैं, यूरोपियन किस्में, इसकी बीज दर 12 से 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। सोइंग टाइम, बुआई का समय। इन नॉर्थ इंडिया रेडिश कैन बी शोन थ्रू आउट द ईयर बट द मेन सीजन इज फ्रॉम अगस्त टू जनवरी। उत्तर भारत में मूली को साल भर बोया जा सकता है, लेकिन मुख्य मौसम अगस्त से जनवरी तक का होता है। ठीक, तो अगर बात आ जाती है कि मूली की बुआई नॉर्थ इंडिया में कब करते हैं, तो राइट आंसर होगा अगस्त से जनवरी। वैसे हम इसको साल भर भी ग्रो कर सकते हैं। द यूरोपियन वेराइटीज कैन बी शोन आफ्टर सितंबर टू मार्च। यूरोपीय किस्मों को सितंबर से मार्च तक बोया जा सकता है। ठीक, इन साउथ इंडिया, अभी मैंने बात की नॉर्थ इंडिया की, उत्तरी भारत की, अब मैं दक्षिणी भारत की बात कर रहा हूँ, साउथ इंडिया की। इन साउथ इंडिया रेडिश कैन बी आल्सो ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। मतलब इसको पूरे भारत में, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में वर्ष भर उगा सकते हैं। बट द बेस्ट पीरियड इज फ्रॉम अप्रैल टू जून एंड अक्टूबर टू दिसंबर। दक्षिणी भारत में मूली को पूरे वर्ष भर उगाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। इन हिली एरियाज, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, रेडिश इज सोन फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर। पहाड़ी क्षेत्रों में मूली को मार्च से अक्टूबर तक बोया जा सकता है। वेराइटीज, किस्में, हम बात करते हैं पहले यूरोपियन वेराइटीज़ की। इनका नाम है व्हाइट आई स्किल, पूसा हिमानी, रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड, ये पूरा एक वेराइटी है, रैपिड रेड व्हाइट टिप्ड, स्कारलेट ग्लोब, स्कारलेट लॉन्ग, रेड प्रिंस, चैंपियन एंड काशी श्वेता, ये सारी वेराइटियाँ यूरोपियन की। एशियाटिक वेराइटीज, एशियाई किस्में, पूसा देसी, जापानीज़ वाइट, पूसा केतकी, कहीं पूसा केतकी लिखा रहता है, कहीं पूसा चेतकी भी लिखा रहता है, पूसा रेशमी, कल्याणी वाइट, कल्याणपुर नंबर 1, नदौनी, चाइनीज़ पिंक,
हिसार मूली नंबर 1, जौनपुर मूली, अरका निशांत, पंजाब पसंद, पंजाब सफ़ेद, पंजाब अगेती, ये सारी एशियाई किस्में हैं। इसमें कुछ बात समझाने की नहीं है, खाली बस आपको इतना याद करना है कौन सी एशियाई किस्में हैं और कौन सी यूरोपियन किस्में हैं। शेड्यूल फॉर ग्रोइंग रेडिश थ्रू आउट द ईयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम मूली की जो वर्ष भर खेती करते हैं उसमें कौन कौन सी किस्में कब कब बोएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक शेड्यूल बन जाएगा, एक हमारा टाइम टेबल बन जाएगा कि कब हम किस वैरायटी को बोएंगे, तो जिससे हमें साल भर मूली प्राप्त होती रहेगी और कब हमें वो प्राप्त होगी, कब हम उखाड़ेंगे उसको, पुल डाउन करेंगे। तो पहली किस्म है पूसा चेतकी, इसको हम अर्ली अप्रैल से मिड अगस्त तक, अर्थात अप्रैल की शुरुआत से मध्य अगस्त तक इसको बो सकते हैं। लेकिन इसकी कटाई का समय जो होगा, उखाड़ने का समय जो होगा, वो मई की शुरुआत से सितंबर तक होगा, मीन्स अर्ली मई टू सितंबर। फिर पूसा देसी, अब यहाँ पे देखिए अगस्त में हमने बो दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अर्ली मई से अर्ली सितंबर में उखाड़ लिया, फिर ये हमने लास्ट सितंबर में उखाड़ लिया। अब आप यहाँ से और यहाँ से कंपेयर करिएगा दोनों कि हमें क्या वर्ष भर मूली प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए मई से सितंबर तक यहाँ प्राप्त हो गई, फिर सितंबर से दिसंबर तक प्राप्त हो गई, फिर यहाँ पे हमें अक्टूबर से ही प्राप्त होने लगी लेकिन ये जनवरी तक प्राप्त हुई, फिर यहाँ पे हमें दिसंबर से प्राप्त होना शुरू हुई, मार्च तक प्राप्त हुई, फिर मध्य दिसंबर से अप्रैल तक प्राप्त हुई, फिर लेट नवंबर के अंत से मार्च तक प्राप्त हुई। तो इस तरीके से हमारा पूरा टाइम टेबल बन जाता है। अब बात हम करते हैं पूसा देसी की, ये मध्य अगस्त से मध्य अक्टूबर के मध्य में बुआई करते हैं और अंतिम सितंबर से दिसंबर की शुरुआत में, मीन्स मिड अगस्त टू मिड अक्टूबर ये सोइंग टाइम हो जाएगा, और लास्ट सितंबर टू अर्ली दिसंबर ये इसका उखाड़ने का समय या हार्वेस्टिंग का टाइम हो जाएगा। फिर पूसा रेशमी, इसको मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक, मिड सितंबर टू मिड नवंबर ये सोइंग टाइम हो जाएगा, और लेट अक्टूबर से अर्ली जनवरी, अक्टूबर के अंत से जनवरी की शुरुआत, यहाँ पे ये हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जैपनीज़ वाइट, ये मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर सोइंग टाइम हो जाएगा, मध्य अक्टूबर से मध्य दिसंबर, और मिड दिसंबर से अर्ली मार्च, मतलब मध्य दिसंबर से मार्च की शुरुआत, ये इसके उखाड़ने का समय हो जाएगा। पूसा हिमानी बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है, मध्य अक्टूबर से मध्य फरवरी ये इसका बोने का समय होगा, मीन्स मिड अक्टूबर टू मिड फरवरी, एंड उखाड़ने का जो समय होगा कटाई का, हार्वेस्टिंग का, वो मध्य दिसंबर से मध्य अप्रैल, मीन्स मिड दिसंबर टू मिड अप्रैल। अब बात करते हैं व्हाइट आइसकिल, ये लेट अक्टूबर से एंड ऑफ फरवरी, मतलब मध्य अक्टूबर से फरवरी के अंत तक इसकी बुआई कर सकते हैं, और इसको उखाड़ने का जो समय होगा वो लेट नवंबर से अर्ली मार्च, मीन्स देर नवंबर से मार्च की शुरुआत। तो इस तरीके से अगर हम वेराइटीज़ का सिलेक्शन कर लेंगे और सोइंग टाइम डिसाइड कर लेंगे, तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, मूली प्राप्त होगी, वो पूरे वर्ष भर हमें प्राप्त होती रहेगी। अब बात करते हैं इरिगेशन की, सिंचाई की। इन समर सीजन, गर्मी के मौसम में 7 डेज इंटरवल, हम यहाँ पे 7 दिन के अंतराल पे सिंचाई करेंगे। इन विंटर, शीत ऋतु में, सर्दियों के मौसम में 10 to 15 डेज इंटरवल, 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करेंगे। बिफोर सोइंग सॉयल मस्ट बी मॉइस्ट, बुआई से पहले जब हम सीड की सोइंग करेंगे उस समय मिट्टी में नमी होना आवश्यक है। मॉइस्ट कंडीशन वॉज फाउंड टू बी बेटर देन वेट कंडीशन, नम स्थिति गीली स्थिति से बेहतर पाई गई है, क्योंकि रूट वेजिटेबल है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो कंपैक्ट हो जाएंगे, आपस में सब जुड़ जाएंगे, जिसके कारण जो रूट वेजिटेबल में फिर ग्रोथ आसानी से नहीं होगी। इसलिए हमें भुरभुरी मिट्टी चाहिए, पल्वराइज्ड सॉइल चाहिए, फ्राइएबल सॉइल चाहिए, लेकिन मॉइस्चर होना जरूरी है। अ लाइट इरिगेशन इज गिवन इमीडिएटली आफ्टर सोइंग, अगर सॉइल में मॉइस्चर की कमी है, ऐसी दशा में हल्की सिंचाई एक बुआई के तुरंत बाद कर देते हैं। वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। वन वीडिंग शुड बी डन 15 to 20 डेज आफ्टर सोइंग, एक निराई बुआई के 15 दिन बाद करनी चाहिए।
अब इस निराई से होगा क्या, हमारे दोनों काम हो जाएंगे, एक तो वीड की समस्या भी खत्म होगी, दूसरी क्या आएगी, थिनिंग ऑफ प्लांट मस्ट बी कैरीड आउट 15 to 20 डेज आफ्टर सोइंग। अब जब ये हम निराई करेंगे उसी समय, निराई के समय भी हम थिनिंग भी कर देंगे। थिनिंग मतलब जो एक्सेस प्लांट्स हैं, एक्सेस पौधे जमे हुए हैं, उनको भी उखाड़ देंगे। वीड पोज अ सीरियस प्रॉब्लम एट अर्ली स्टेजेस ऑफ क्रॉप ग्रोथ। फसल की वृद्धि के शुरुआती चरणों में खरपतवार एक गंभीर समस्या पैदा करते हैं, जिसके कारण हमारी मूली की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? द प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ फ्लूक्लोरालिन 0.5 kg पर हेक्टेयर, या तो इस दवा का प्रयोग कर लें। फ्लूक्लोरालिन मार्केट में अवेलेबल रहती है, ये वासालिन के नाम से भी उपलब्ध रहती है मार्केट में। आप बोलेंगे वासालिन तो ये फ्लूक्लोरालिन ही आपको मिलेगी 0.5 kg पर हेक्टेयर। या बेंथियोकार्ब दवा है, इसकी 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर। या ऑक्सीडायाजोन 1 kg पर हेक्टेयर इफेक्टिवली कंट्रोल द वीड्स इन रेडिश फील्ड। ये तीनों में से कोई भी आपको एक मिल जाए, इसका प्रयोग कर देंगे तो खरपतवार की समस्या समाप्त हो जाएगी। टॉप ड्रेस द क्रॉप विद 60 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर एट 25 to 30 days after sowing for Asiatic varieties only, and do earthing up which prevent discoloration of roots exposed to the atmosphere and resulted in better quality roots। स्टार्टिंग में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में मैंने बताया था कि हाफ डोज जो है वो बुआई के समय नाइट्रोजन की दे देंगे, जो रेस्ट हाफ डोज है वो 25 से 30 दिन पे देंगे। ठीक है। टॉप ड्रेस द क्रॉप विथ 60 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर एट 25 to 30 डेज आफ्टर सोइंग। एशियाटिक वेराइटी में खाली ऐसा करते हैं। एंड डू अर्थिंग, और उसमें फिर मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिसके कारण वातावरण के संपर्क में आने वाली जड़ों को लाल रंग बिगाड़ने से रोकता है। मेड़ जब चढ़ा देते हैं तो सूरज की रोशनी ज़्यादा जड़ों तक नहीं जाती है, जिससे काफ़ी अच्छा कलर डेवलप होता है रूट का। एट द टाइम ऑफ ड्यू ऑन द लीव्स टॉप ड्रेसिंग इज रिस्ट्रिक्टेड। पत्तियों पर ओस पड़ने के समय शीर्ष ड्रेसिंग प्रतिबंधित है। मीन्स सॉफ्ट लीव्स होती हैं इसकी, अगर हम कोई भी खाद यूरिया वगैरह जो भी उसके ऊपर टॉप ड्रेस करेंगे नाइट्रोजन देने के लिए, तो वो यूरिया पत्तियों में चिपक जाएगी, जिसका साइड इफेक्ट ये होगा कि पत्तियां सारी जल जाएंगी और वो फूड फॉर्मेशन, जल्दी भोजन नहीं बना पाएंगे, जिससे हमारी जड़ें कमज़ोर पड़ जाएंगी। हार्वेस्टिंग। यूरोपियन वेराइटीज़ आर अपरूटेड 25 to 30 डेज आफ्टर सोइंग। यूरोपीय किस्मों को बुआई के 25 से 30 दिन बाद उखाड़ लेते हैं। एशियाटिक वेराइटीज़ आर अपरूटेड 40 to 5 days, 40-50 days आफ्टर सोइंग एंड दे रिमेन एडिबल मच लॉन्गर कंपेयर टू यूरोपियन वेराइटीज़। अब देखिए यहाँ पे भी ध्यान देने योग्य बात है कि यूरोपियन वेराइटीज़ जो हैं ये 25 से 30 दिन में उखाड़ने लायक हो जाती हैं, लेकिन जो एशियाटिक वेराइटी हैं, एशियाई किस्में हैं, ये देर से तैयार होती हैं। ये 40 to 50 डेज आफ्टर सोइंग तैयार होती हैं। एंड दे रिमेन एडिबल मच लॉन्गर। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादा समय तक खाने योग्य बनी रहती हैं यूरोपियन वेराइटीज से अगर हम तुलना करते हैं तो। बात आती ईल्ड। एशियाटिक वेराइटीज़ की ईल्ड जो होगी 250 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर होगी। एशियाई किस्मों का जो उत्पादन होगा 250 से 300 कुंटल पर हेक्टेयर होगा। यूरोपियन वेराइटीज़ 100 से 125 कुंटल पर हेक्टेयर होगा। मीन्स 100 to 125 कुंटल्स पर हेक्टेयर। अब हम बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन। 2 टाइप्स, 2 प्रकार से बीज उत्पादन होता है मूली में। रूट टू सीड मेथड एंड सीड टू सीड मेथड। 2 प्रकार के मेथड है। पहला हम बीज बो देंगे, उससे हमें बीज प्राप्त होगा। दूसरा हम जड़ को बोएंगे, उससे हमें बीज प्राप्त होगा। बीज उत्पादन तो
दो तरीके ऐसे हैं जिनसे हम इनका बीज उत्पादन कर लेते हैं। तो बीज बो दिया, बीज प्राप्त हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने पहले बीज बोया, फिर हमें मूली प्राप्त हुई, उस मूली को हमने उखाड़ लिया, उखाड़ के खा लिया, लेकिन जो थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन है उसको हमने छोड़ दिया और उसको हमने दोबारा बो दिया। उससे हमें जो सीड प्राप्त होगा उससे भी रूट फॉर्मेशन हो जाता है, बाद में हमें बीज प्राप्त होता है। तो इस तरीके से बीज उत्पादन के दो मेथड होते हैं। अब आते हैं स्पेसिंग इन सीड प्रोडक्शन। बीज उत्पादन में हम कितनी दूरी पे इसको लगाएंगे, तो इसको हम बीज उत्पादन में 90 × 20 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे। सीड प्रोड्यूस्ड, कितना बीज उत्पादन प्राप्त होगा, तो 6 से 8 कुंटल पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर से हमें 6 to 8 कुंटल बीज प्राप्त होगा। पंजेंसी ऑफ रेडिश रूट्स वाज आइडेंटिफाइड बाई। अभी मैंने बताया था कि मूली की जड़ों में चरफराहट का कारण क्या होता है, क्यों मूली तीखी होती है। तो अब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसको किसने सबसे पहले खोजा था, मूली की जड़ों की तीक्ष्णता की खोज किसने की थी, तो ये की थी फ्रिस एंड केजर ने 1966 में। फॉर्किंग इज ए सेकेंडरी इलोंगेशन ग्रोथ ऑफ रूट्स इज ड्यू टू। ये भी आपने मूली की फसल में देखा होगा कि जो मूली होती है इस तरीके से मूली ऊपर से आई और फिर ये ऐसे कट गई दो भाग में, तो ये पोर्शन इतना, ये पोर्शन ऐसे, तो दो प्रकार से ये बट जाता है। इसी को कहते हैं फॉर्किंग इज सेकेंडरी इलोंगेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट्स इज ड्यू टू। ये ऐसा क्यों होता है, तो एक्सेस मॉइस्चर ड्यूरिंग रूट डेवलपमेंट। जब जड़ की वृद्धि होती रहती है उस समय यदि तापमान अधिक हो जाता है तो ऐसा होता है, और उस समय नमी जो जड़ में होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस मॉइस्चर। फोर्किंग जड़ों की एक द्वितीयक बढ़ाव वृद्धि है, इसका कारण है जड़ विकास के दौरान अधिक नमी, एक्सेस मॉइस्चर ड्यूरिंग रूट डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट डिजीज ऑफ रेडिश आर। मूली की प्रमुख बीमारी क्या है, डिजीज क्या है, अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया एक झुलसा होता है जो इसका प्रमुख रोग है। ये अल्टरनेरिया ब्लाइट जो है ये फंगस के कारण होता है और उस फंगस का नाम है अल्टरनेरिया रैफनी। एंड व्हाइट रस्ट एक और बीमारी होती है जिसको सफ़ेद गिरवी के नाम से जानते हैं, व्हाइट रस्ट के नाम से जानते हैं। ये किसके कारण होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। ये एल्ब्यूगो कैंडिडा फंगस के कारण होता है। सीरियस पेस्ट इज, क्वेश्चन ये भी आएगा कि मूली का प्रमुख कीट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरियस पेस्ट इज एफिड। मूली में प्रमुख जो कीट लगता है, इंसेक्ट जो लगता है वो एफिड है, जिसका वैज्ञानिक नाम माइजस पर्सकी, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है माइजस पर्सकी। और एक और माहू है, दो स्पीसीज हैं, ब्रेविकॉर्नी ब्रेस्की। तो ये दो इंसेक्ट हैं जो दोनों कीट हैं, माहू हैं, ये इसके सीरियस पेस्ट है। आइसोलेशन डिस्टेंस, बीज उत्पादन में हम पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं। प्रमाणित बीज अगर है, सर्टिफाइड सीड है तो 1000 मीटर रखते हैं, और अगर फाउंडेशन सीड है, आधारी बीज है, तो 1600 मीटर दूरी रखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ रूट्स फॉर सीड प्रोडक्शन इन रेडिश इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया कि मूली को हमने कंज्यूम कर लिया, फिर इसके बाद जो जड़ बची, सम पोर्शन ऑफ रूट्स विद स्टेम, उसको हम फिर सॉइल में गाड़ देते हैं, सोइंग कर देते हैं, जिससे हमें सीड प्रोडक्शन प्राप्त होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ रूट्स, उस प्रकार की जड़ तैयार करना फॉर सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन के लिए वो जड़ हम जो तैयार करते हैं रेडिश की, मूली की, इज कॉल्ड, उसको कहते हैं, तो स्टैकलिंग कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैकलिंग किस फसल से संबंधित है, तो आपको आंसर होगा स्टैकलिंग मूली से संबंधित है, मूली के सीड प्रोडक्शन से संबंधित है। अर्का निशांत इज ए मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी। ये वेराइटी का क्वेश्चन आ गया। एक मूली की किस्म है जिसका नाम है अर्का निशांत, ये कई रोगों से प्रतिरोधी होती है। मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंट वेराइटी अर्का निशांत।
राउंड चेरी बेली इज रेड कलर वेराइटी ऑफ रेडिस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। अर्का निशांत, ये राउंड चेरी बेली ये जो है मूली की वेराइटी है जो रेड कलर की होती है। ये वेराइटी पे क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, रेड कलर्ड वेराइटी कौन सी है, राउंड चेरी बेले। पूसा चेतकी इज सुटेबल फॉर समर, एक मूली की किस्म है जिसका नाम अभी बताए थे पूसा चेतकी या पूसा केतकी। पूछा जाएगा ये किस्म किस सीजन के लिए है, तो ये समर सीजन के लिए, समर सीजन के लिए पूसा चेतकी वेराइटी है। ठीक, क्योंकि ये चैत के मौसम में तैयार होती है इसीलिए उसका नाम चैतकी रखा गया है। चैत के महीने में तैयार होती है, चैत हिंदी मंथ है, समर का मौसम होता है इसलिए। पूसा हिमानी, ये भी मूली की ही किस्म है। पूसा हिमानी ओनली वेराइटी कैन बी ग्रोन थ्रू आउट द ईयर, ये मूली की एक ऐसी किस्म है जिसका कल्टीवेशन हम वर्ष भर कर सकते हैं। थैंक यू।